बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड के सुखवंत सिंह सुसाइड मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है, जहां पर एक तरफ मृतक का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो वहीं अब जिन पर यह आरोप लगे हैं उन्होंने भी सामने आकर अपनी सफाई पेश कर दी है। आपको ये बताते चले कि वीडियो के पहले हिस्से में मृतक रोते हुए सिस्टम पर प्रॉपर्टी डीलरों पर 4 करोड़ की ठगी और पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। ये वीडियो उनकी मौत से ठीक पहले का है। तो वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में आरोपी पक्ष ने मृतक के दावों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कागजात और दस्तावेज दिखाते हुए खुद को बेगुनाह बताया है। तो जो वीडियो जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही थी, प्रॉपर्टी डीलरों पर 4 करोड़ की ठगी का दावा करते हुए जो मृतक है वो उस वीडियो में नजर आता है। हालांकि उस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम तरह के जो सवाल है वो उठने शुरू हो जाते हैं। परिजन भी लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो सुखवंत सिंह के पूरे मामले में लगातार ये नया मोड़ जो है वो सामने आया है। पुलिस का फिलहाल जो तफ्तीश है पुलिस की ओर से वो भी जारी है। वीडियो मौत से ठीक पहले का बताया जा रहा है। लारा लगाता रहा। फिर उसके बाद उसने उसकी 4 गुना रकम हम पे ही दावा ठोक दिया कि तुमने मेरे पैसे देने हैं। फिर हमने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का रुख करा, वहाँ से हमें प्रोटेक्शन संरक्षण प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने हमें सुरक्षा प्रदान की गई और उसके बाद ये मामला ऐसे ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन अब जिस माध्यम से हमें पता चला है कि सुखवंत ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो धमकी देता हुआ और हमारे नाम ले रहा है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अब अगर आगे कोई भी हमें या हमारे परिवार पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो इसके जिम्मेदार इसका पूरा परिवार और स्वयं यही होंगे। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। हम आपको बताएं, जहां देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर से अपनी मूल पवित्र परंपराओं की ओर लौटती नजर आ रही है। जहां जौनसार बाबर क्षेत्र में आराध्य देव चालिता महासू महाराज की प्रवास यात्रा से ठीक पहले समाज ने एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी निर्णय लिया है। खत कोरू समेत 12 खतों में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि अब देवता के भंडारे में मांस और मदिरा का स्थान नहीं होगा। आपको ये भी बताते चले कि जौनसार के आराध्य देव चालिता महासू महाराज वर्तमान में दोहा गांव में विराजमान हैं, जिनकी डोली आगामी 7 मई को खत कोरू के कचटा मंदिर पहुंचेगी और इस पर स्वागत परंपरागत होगा, लेकिन स्वरूप पूरी तरह से पवित्र रहने वाला है, शुद्ध रहने वाला है। आपको बताएं कि भंडारे के श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में शुद्ध घी वितरित किया जाएगा। वहीं स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जौनसार क्षेत्र में घी भेंट करना सर्वोच्च सम्मान और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये फैसला समाज से गलत रीतियों को दूर करने और नई पीढ़ी को सही सांस्कृतिक दिशा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये हमारे 12 खत की मीटिंग में तय हुआ। हम लोगों ने 12 खत की मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा कि धार्मिक कार्यों में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे प्रदेश से आते हैं और उसमें मांस मदिरा परोसा जाता था। तो 12 खतों ने ये निर्णय लिया है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, गंदी चीज़, और इसको बंद करा करके 12 खतों ने ये निर्णय लिया है कि अब चालदा महाराज के जागरण में जब महाराज का कार्यक्रम होगा उस समय मांस मदिरा न परोस करके पवित्र चीज़ घी, शुद्ध घी में जो प्रसाद बनेगा और थालियों में भी घी का परोसना जरूरी कर दिया है। वहाँ गांव से चालदा महाराज का प्रवास होना है, इसको लेकर के खत ने एक मीटिंग की और खत में तय किया कि जब चालदा महाराज जौनसार में कहीं भी प्रवास करते हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं जब हम श्रद्धालु आते हैं तो उन श्रद्धालुओं को भोजन की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था में जहाँ एक मांस मदिरा परोसा जाता था, तो खत के लोगों ने ये निर्णय लिया है। पहले 12 खतों की एक मीटिंग हुई, उसके बाद खत कोरू के लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार हम कोई मांस मदिरा, जो हमारा भंडारा बनता है उस पर कोई मांस मदिरा नहीं होगा, बल्कि जो प्रसाद बनेगा वो भी शुद्ध गाय के घी में बनेगा
और जो लोग वहाँ आएंगे बाहर से लोग, उनके लिए भी भंडारे के साथ साथ घी परोसा जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐतिहासिक पहल सामने आई है। जौनसार बाबर में चालदा महासू महाराज की प्रवास यात्रा से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। अब देव भंडारों में मांस और मदिरा नहीं बल्कि शुद्ध घी परोसा जाएगा। खतखोरों समेत 12 खतों के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। 7 मई को कष्टा मंदिर में महाराज की डोली का सात्विक स्वागत होगा और आस्था, संस्कृति और परंपरा तीनों की जीत मानी जा रही है। चक्राता से अमित रावत, न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर अब भी कई पात्र लाभार्थियों के राशन से वंचित होने की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल भारत सरकार के निर्देशों के तहत तो प्रदेश भर में पिछले साल राशन कार्ड को पूरी तरह डिजिटल करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अभियान चलाया गया था। सरकार की तरफ से इस प्रक्रिया में समय समय पर 2 बार समय सीमा जो थी वो 2 बार बढ़ाई गई थी। हालांकि एक बार पूरा काम नहीं हो पाया, उसके बाद दूसरी तिथि को भी लागू किया गया, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। इसको लेकर मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि राशन कार्ड का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। विशेष रूप से अंत्योदय और पीएचएच श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक थी, ताकि बायोमेट्रिक और आंखों की रेटिना के जरिए कार्ड पूरी तरह डिजिटल रूप में पंजीकृत हो सके, यानी रजिस्टर्ड किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया गया। मंत्री ने कहा कि जो लोग ई-केवाईसी से छूटे हैं या जो अभी तक नहीं करवा पाए हैं, उनके मामलों की जांच की जाएगी कि वे किन कारणों से प्रक्रिया पूरी नहीं करवा पाए। रेखा आर्या ने यह भी साफ किया कि जिन लाभार्थियों को गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या बायोमेट्रिक और रेटिना सत्यापन में तकनीकी समस्या थी, उन्हें पहले ही छूट दी गई थी। अब ऐसे किसी व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई पात्र व्यक्ति छूट जाता है तो फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस विषय में अनुरोध जरूर करेगी। राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत आ सके, इसके लिए ई-केवाईसी की जा रही थी। ये एक भरकस कोशिश थी भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के क्रम में कि जहां पर पात्र व्यक्ति ही जो है वो राशन कार्ड धारक या उसका लाभार्थी बने। खासकर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है या हमारे पीएचएच के कार्ड धारक है, उनके लिए विशेषतः इसको सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था या फिर आंखों की रेटिना के माध्यम से जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली जो है उनका राशन कार्ड उस रूप में पंजीकृत हो, इसकी एक कोशिश की गई थी, जिसको लेकर लगातार जन जागरण भी किया गया और जिसको लेकर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो व्यक्ति पात्र हैं वो ई-केवाईसी कराएं। देहरादून में महिला कांग्रेस ने किए गए प्रदर्शन को लेकर अब सियासत घमासान तेज हो गया है। दरअसल यहां पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया था। हालांकि इस पूरे आंदोलन का श्रेय उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मिलता नजर आया। जब वो डालनवाला थाने पहुंचे, हरीश रावत ने मौके पर पहुंचते ही आंदोलन की कमान संभालते हुए पुलिस प्रशासन पर एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाना शुरू किया। इसी को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन पर टिप्पणी करना व्यर्थ है, क्योंकि वे बार बार राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हैं। विनोद चमोली का साफ कहना था कि अगर हरीश रावत सिर्फ निर्देश भी दे देते तो उनका काम तो हो सकता था, लेकिन उन्हें हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद है। सुर्खियों में बने रहने के लिए वे कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में धरने पर बैठने को तैयार रहते हैं। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि यही वजह है कि हरीश रावत इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रावत जी बहुत निचले स्तर पर उतर जाते हैं कई बार और अपने पद और कद का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे उनका काम तो अगर वो ऐसे भी निर्देश कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ मीम चले तो वो थाने पहुंच गए, बीजेपी कार्यालय आने लग गए। तो उनको सुर्खियों में बने रहना है। उनकी हालत तो इतनी ख़राब हो गई है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए नारे खाए कहीं भी बैठने को तैयार है। अब ये उनकी समस्या है, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं है। उनको थोड़ा अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए।
नैनीताल से अगली खबर है, जहां के अयार पाटा वार्ड में पेयजल संकट लगातार गंभीर नजर आ रहा है। आए दिन पानी की आपूर्ति बाधित रहने से क्षेत्रवासियों को रोजमर्रा के कार्यों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वार्ड के सभासद मनोज शाह जगाती ने समस्या को लेकर एक वीडियो संदेश जारी कर जल संस्थान के प्रति कड़ा रोष व्यक्त किया है, नाराजगी व्यक्त की है, जहां उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके वार्ड में पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वो जल संस्थान कार्यालय के बाहर आत्मदाह करेंगे। जिसके बाद सभी अधिकारी उनसे बात कर मल्ली ताल कोतवाली पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि जल संस्थान के जेई और उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे शहर की जनता बेहद परेशान है। सभासदों ने बताया कि जल संस्थान के अधिकारियों से बात कर ये तय हुआ कि 21 तक सभी क्षेत्रों में पेयजल सुचारू करने के लिए समय दिया गया है और अगर 21 तक पानी नहीं दिया गया तो फिर जन आंदोलन किया जाएगा। पूरे नैनीताल में वैसे तो लगातार पानी की समस्या चल रही है और उसमें से एक मेरा वार्ड भी है जहां लगातार पानी की समस्या चल रही है। पूर्व में मेरे द्वारा कई बार इनको सूचित किया गया कि हमारे वहाँ ये समस्या चल रही है, इनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिस कारण मुझे आत्मदाह का ये कदम उठाना पड़ा। और आज मेरा 12 बजे से नगर पालिका जो इनका जल संस्थान था तो उसके आगे आत्मदाह की मेरी कदम मुझे उठाना था, पर प्रशासन द्वारा मेरे को विश्वास दिलाया गया और मेरे से वार्तालाप की गई, जिस क्रम पे आज हमने इनको 21 तारीख तक का टाइम दिया है। तो वहीं प्रदेश में जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जहां कांग्रेस मनरेगा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार समेत कई तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरते हुए जनता के बीच जाने की रणनीति बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि मौजूदा सरकार की नीतियां जनता के हितों के खिलाफ हैं। तो वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर सिर्फ दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और ये भी कहा उन्होंने कि प्रदेश की जनता का भरोसा आज भी बीजेपी पर कायम है। राज्य सरकार लगातार जन कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार का फोकस विकास और जनसेवा पर है, न कि केवल आरोप प्रत्यारोप पर। देखिए, कांग्रेस कहीं से कहीं तक दौड़ में नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो कांग्रेस को इस प्रकार की जो है ये दिखावे वाली राजनीति करनी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक जनता की सेवा में तत्पर है। हमारी सरकार और संगठन लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त प्रदेश में जन जन की सरकार और जन जन के द्वारा कितना शानदार कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक जन तक जो है हमारी सरकार पहुंच रही है। 23 विभाग मौके पर जाकर प्रत्येक न्याय पंचायत पर जाकर जो है आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया काम क्या होगा। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएं जहां उत्तराखंड में साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पुलिस प्रशासन ने आने वाले बड़े आयोजनों को देखते हुए कमर कस ली है। जहां गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बातचीत में चारधाम यात्रा, कावड़ मेला और 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर पुलिस की तैयारियों की पूरी रूपरेखा सामने रखी। और आईजी ने यह भी बताया कि पुलिस के लिए हर साल नई चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन इस बार भीड़ प्रबंधन यानी जो भीड़ को कंट्रोल करने के तरीके हैं वो, और साथ ही साथ अपराध नियंत्रण सबसे बड़ी प्राथमिकता और चुनौती भी है। चारधाम यात्रा और कावड़ मेले को देखते हुए विशेष टीमें, रूट प्लान और सुरक्षा रणनीति पर काम किया जा रहा है। तो वहीं महाकुंभ 2027 को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस बल की मांग शासन को भेजी जा चुकी है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होगी, प्लस हमारा जो कावड़ का जो मेला है वो भी होता है, और प्लस आप जानते हैं कि 2027 में ये कुंभ भी आयोजित हो रहा है हरिद्वार में। तो उसके लिए भी काफ़ी जो प्रक्रिया है अभी से ही वो शुरू कर दी गई है। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, पुलिस के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने शासन को डिमांड किया था उस पर बहुत तेज़ गति से उसमें कार्य हो रहा है। और निश्चित तौर पे हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि जिस तरीके से हम इफ़ेक्टिव हम लोग जो क्राइम कंट्रोल और जो क्राउड मैनेजमेंट जो हम करते आ रहे हैं, इस साल भी हम ऐसे ही करेंगे।
अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने मां नंदा देवी मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और इसी दरमियान उनके साथ मां देवी मंदिर समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको ये भी बताते चले कि डीएम यानी जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश पारित किए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मां देवी मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों को बेहद गंभीरतापूर्ण पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट चल रहा है तो मेजर इशू ये था कि कुछ मंदिर समिति के कंसर्न्स थे एंड जो हमारी डीपीआर थी उसमें वो कंसर्न्स एड्रेस हो रहे नहीं हो रहे, इसको देखने के लिए इनकी एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिसमें मंदिर समिति की हम प्राथमिकता लेंगे कि वो इन जो हमारे फंड्स मिले हैं कि इसमें क्या मैक्सिमम काम कराना चाहते हैं, क्योंकि टेंडर हो चुका है अभी और कार्य गतिमान है। तो जो बाउंड्री वर्क है वो तो जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, बट आगे के जो कार्य होंगे मंदिर समिति के जो हमें सजेशंस मिलेंगे उसके प्रपोज करके हम डीपीआर को रिवाइज करने भेजेंगे ताकि आगे जो काम हो वो मंदिर समिति की सहमति हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब प्रोग्राम होता है, जब भीड़ होती है तो मंदिर समिति को यहाँ हैंडल करना पड़ता है। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जहां उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर शहर और बागनाथ नगरी रंग बिरंगी लड़ियों से सज चुकी है। अब ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन उत्तरायणी मेले की सांस्कृतिक झांकी मेले की शुरुआत की गई है, जो कि तहसील परिसर से नगर भ्रमण नुमाइश खेत मैदान तक निकाली गई। आपको बताते चले कि इस झांकी में कुमाऊनी ढोल, पिथौरागढ़, मुनस्यारी संस्कृति, मदकोट का पारंपरिक ढोल, दानपुर पहाड़ी संस्कृति और कई स्कूलों की सांस्कृतिक टीमों ने इस झांकी के दौरान कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बाकी कई जगहों की संस्कृति को भी रूबरू करवाया। हालांकि लोगों के बीच इसको लेकर एक अलग तरह का उत्साह भी दिखा। उत्तरायणी मेले को लेकर बागनाथ मंदिर को फूल मालाओं से सजा दिया गया। मंदिर और नगर बिजली की लड़ियों से रोशन है। तो वहीं ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगणों ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया है। मैं इस मेले की जो है आज शुभारंभ और इसका समापन जो है 20 तारीख को होना है। और आज जो अभी हम लोग की झांकी तो बहुत सुंदर झांकी के रूप में हम लोग नुमाइश खेत में पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान सौरभ बोगड़ा जी द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। और नुमाइश खेत में जो हमारी प्रदर्शनी बनी है और जो सांस्कृतिक मंच बना है, जो नदी बगड़ में हमारा अन्य एक्टिविटीज हो रही है, इन सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है कि आप लोग आए, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। और निश्चित रूप से ये उत्तरायणी का पर्व, ये भगवान बागनाथ की पवित्र भूमि सरयू और गोमती के तट से कई वर्षों से हमारे कत्यूरी साम्राज्य के बाद ये पर्व हमारा चलता रहा है। और आज इसका बहुत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इसका शुभारंभ हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया। मैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये पर्व हमारे जहाँ पूरे क्षेत्र में खुशहाली आए। भगवान बागनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ, ये खुशहाली का प्रतीक हमारा पर्व है। मैं भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तमाम देश को, प्रदेश को खुशहाली रखे, सबको सुख समृद्धि रखे। उत्तरायणी मेला त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये मेला संपन्न हो और सभी का मेला है, जिसे एक का मेला नहीं है। पूरे सीधे शिजू का मेला है, हमारे विपक्ष का मेला है, पक्ष वालों का मेला है, विद्यालयों का मेला है, सबका मेला है। और उत्तरायणी मेला बागेश्वर से मनाई जाती है। आज पूरे भारतवर्ष में उत्तरायणी मेला मनाया जा रहा है। लेकिन कल जो है 18-19 तारीख को होगा। आप सरयू बगड़ में आइए और जो भी इस मीडिया को सुन रहे हैं, और 20 तारीख को जो है सरयू बगड़ में एक सांची भी लगाई। ये भगवान बागनाथ जी, माँ चंडिका के और भरमनाथ जी के, और ये ऐतिहासिक जो मेला हमारा बागेश्वर का है। आज मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ मकर संक्रांति की, कि ये हमारा ऐतिहासिक और धार्मिक मेला है, जिसको हम लोगों ने सबने एक भव्य रूप देना है। और सभी क्षेत्रवासियों
कि जो हमारे देश विदेश में भी जो लोग रहते हैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। हरिद्वार की हर की पौड़ी में शेख के लिबास में दो युवक घूमते नजर आए, जहां श्रद्धालुओं के बीच संदिग्ध रूप से घूमने पर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, सूचना दी और बिना अनुमति मौजूद रहने से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जाहिर की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच और तलाशी शुरू की गई। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि मामले की गहन जांच पड़ताल जारी है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया था। जिस समय हमें सूचना लगी हम लोग वहां पहुंचे, इतनी देर में ये लोग निकल चुके थे और पुलिस को उसकी हर की पौड़ी चौकी को इसकी इतला दे दी गई थी और उन्होंने भी अपनी जो पुलिस थी वो सब दौड़ा दी और उनको ट्रेस करने के लिए निकल पड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस प्रकार का वीडियो प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार का उनका बयान आ रहा है, ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शुरू की गई सफाई अभियान की जमीनी हकीकत हरिद्वार में सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। दरअसल यहां पर नगर निगम हरिद्वार सालों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने का नाकाम साबित हुआ है, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस महत्वाकांक्षी पहल को पलीता लगता दिखाई दे रहा है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि आखिरकार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को खुद जमीनी हकीकत जानने के बाद मैदान पर उतरकर सफाई अभियान की कमान संभालनी पड़ी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निरीक्षण के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को लेकर प्रशासन हरकत में आया, लेकिन नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम हरिद्वार और सिंचाई विभाग को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण न हटने के कारण उन्हें खुद मौके पर आना पड़ा और निरीक्षण के दौरान बैरागी कैंप के मुख्य सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पाए गए, जिन्हें हटाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, आज हमने जो शहरी क्षेत्र है उसमें विभिन्न एरियाज़ का निरीक्षण किया था और इसमें जैसे ऋषिकुल पुल है उसके आसपास कई जगह अतिक्रमण पाया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही बैरागी कैंप की जो आने वाली सड़क है उसमें दोनों तरफ में कई जगह अतिक्रमण पहले भी चिन्हित किया गया था और इसमें सिंचाई विभाग और नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आज शाम तक समस्त अतिक्रमण को हटा दिया जाए। और कई जगह सफाई व्यवस्था भी सुचारू नहीं पाई गई, कचरा आदि दिखाई दिया गया है, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए बताया गया है सभी टीम्स को और टीम सभी लगातार हमारी काम कर रही है। अगले 2 दिन में इस पूरे एरिया को हम लोग और साफ और बेहतर करेंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा के सुरई वन रेंज में बाघ के हमले ने एक ग्रामीण की इस हमले में मौत हो गई है। घटना के कुछ समय बाद ग्रामीणों ने संदिग्ध परिस्थिति में शव को बरामद किया। अब बताया ये जा रहा है कि मृतक रोजाना की तरह अपने मवेशियों को जंगल चराने के लिए ले गया था। ग्रामीणों का साफ कहना है कि उन्होंने शव के पास 2 बाघ देखे थे और इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नागरिक चिकित्सालय खटीमा में 65 वर्षीय एक पुरुष को लाया गया है जो कि बगदा चौवन का निवासी है, जिसके परिवारजन द्वारा बताया जा रहा है कि उसको किसी जंगली जानवर जैसे कि शेर ने हमला करके उसको मारा है। बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा किया गया है। जब ये शाम को आए नहीं थे, भैंस तो आ गई, मतलब 5 बजे करीब आ गई भैंस है। तब हमने आसपास वालों ने देखा, घर वालों ने बताया कि यार आज वो नहीं आए, तो हमने इकट्ठा होकर बोला यार फिर चलो देखते हैं, कभी जंगल में आदमी पत्ते काटने पेड़ पे भी चढ़ता है, तो सोचा कहीं गिर गए हों या रास्ता भटक गए हों। तो हमने 4-5 अंधेरा होने लग गया, 4-5 ट्रैक्टरों की व्यवस्था की गए, ग्रामीण मिलके कम से कम 15-20 आदमी गए, तो देखा तो जहाँ जिस क्षेत्र में वो चुंगाते थे देखा तो वहाँ पे उनकी जैकेट मिली पहले झाड़ी में, तो उसी के सहारे गए, आगे खून के निशान भी मिले उनके, तो निशान भी बन गया था झाड़ी में।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। यहाँ पर रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।